हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ भाग 4 में आपका स्वागत है दोस्तों। भाग 1, 2, 3 में हमने देखे कवि परिचय के पद्य खंड में जितने भी कवि थे उनसे संबंधित रचनाओं को देखा हमने, और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो तथ्य बनते हैं उनका हमने अच्छे से रिवीजन किया था। आज इस हिंदी महारिवीजन क्लास के पार्ट 4 में हम देखेंगे सामान्य हिंदी के गद्य खंड के साहित्यकारों को। ठीक है, यानी कि पहली कोशिश है मेरी कि जो कवि परिचय के जितने भी कवि हैं इस हिंदी की महारिजन क्लासेस में उनको कंप्लीट करा दिया जाए। उसके बाद हिंदी के कुछ चुनिंदा टॉपिकों को या एमसीक्यूज को, मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज होते हैं एग्जाम में बार बार बनते हैं, उनको इस सीरीज के अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। बाकी एप्लीकेशन पे फुल एंड प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं अभी, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है वीडियो एग्जाम, तो उसके लिए आप ये मॉक टेस्ट और फुल एंड प्रैक्टिस सेट जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए शुरू करेंगे आज सामान्य हिंदी महारिविजन क्लास का भाग 4। इसमें देखेंगे आज गद्य खंड के पहले कवि राहुल सांकृत्यायन जी से बात करेंगे। तो राहुल सांकृत्यायन जी की बात करूं तो दोस्तों, इनका जो उपनाम है महापंडित के नाम से जाना जाता है, और घुमक्कड़ कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। घुमक्कड़ कवि और महापंडित, ये क्वेश्चन बन चुका है कि महापंडित किसका उपनाम है, तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का ही उपनाम है, ध्यान से याद रखना आपने। इनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1883 को। जन्म स्थल था आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम गोवर्धन पांडे, माता का नाम कुलवंती देवी। कार्य क्षेत्र रहा दोस्तों इनका कवि रहे, लेखक रहे, साहित्यकार रहे। खासकर मैं बोलूंगा ये ऐसे, मतलब उस समय में तो कैमरा नहीं था, जैसे आज तो हर कोई कैमरा लेके ब्लॉगर बन जाता है, लेकिन ये उस समय किताबी ब्लॉगर थे, आप मान सकते हो। राहुल सांकृत्यायन सबसे ज्यादा घूमे होंगे अपने जीवन में, और सबसे ज्यादा जो रचना है इनकी वो यात्रा वृत्तांत पे ही आपको देखने को मिलेगी। और इनकी जो जो प्रसिद्धि इनको मिली है या फेम जो मिला, अपनी यात्रा वृत्तांतों के कारण ही मिला, इसीलिए इनको घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बनता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बचपन का नाम क्या है, केदारनाथ पांडे, याद रखना, ये भी एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। केदारनाथ पांडे किसके बचपन का नाम था। अब सबसे पहले थोड़ा इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। कुछ कहानियां इनकी, जैसे कि सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनेला की कथा। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा जो कि एक उपन्यास है, 22वीं सदी जीने के लिए, जय योधे, सिया सेनापति, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न। अब देखिए, इतनी रचनाएं याद करना मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं, जैसे कि इसमें सतमी के बच्चे हो गया, वोल्गा से गंगा हो गया। ठीक है, किन्नर देश में भी इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी था, जो कि यात्रा साहित्य में आ जाएगा। यात्रा साहित्य में अगर मैं बात करूं दोस्तों, यात्रा साहित्य इनकी यात्रा वृत्तांत तो बहुत बड़ा है, जैसे कि किन्नर देश की ओर, लंका, जापान, ईरान। ठीक है, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, चीन में 1.25 वर्ष, रूस में 25 माह, विश्व रूपरेखा। उसके साथ साथ इन्होंने हिमालय परिचय नामक एक किताब लिखी है कुमाऊं गढ़वाल दोनों पे, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल का इतिहास है, हिमालय परिचय। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जीवनियां लिखी हैं कुछ, जैसे कि सरदार भगत सिंह, नए भारत के नेता। इसमें दोस्तों हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी हैं। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी लिखने वाले जो हमारे साहित्यकार थे हिंदी के, कौन थे, तो वो राहुल सांकृत्यायन जी थे। ठीक है, अतीत से वर्तमान, स्टालिन जो कि एक नेता था, लेनिन नेता, कार्ल मार्क्स, माओ से तुंग, यानी कि कुछ मेन मेन जो उस समय के समाज में जो सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे थे। ठीक है, सोशलिस्ट बोल सकते हैं। तो जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल वर्कर या दार्शनिक इनको बोल सकते हैं, या नेता इनको बोल सकते हैं, इन पे भी इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा देखिए, कप्तान लाल, महामानव बुद्ध, जिनका मैं कृतज्ञ, घुमक्कड़ स्वामी, मेरे असहयोग के साथी, ये इंपॉर्टेंट है, और सिंहल के वीर पुरुष। सिंहल के वीर पुरुष मतलब जो कि आपका सिंहल आपका श्रीलंका में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि 1930 में दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया, और तभी इनका नाम पड़ा था राहुल सांकृत्यायन। उससे पहले केदार पांडे नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, केदार पांडे या केदारनाथ पांडे इनका नाम था। तो फिर जैसे बौद्ध धर्म अपनाया है तो फिर राहुल सांकृत्यायन बन गए। और इसके अलावा इनका बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट इनसे बनता है दोस्तों। देखिए, इनको 36 भाषाओं का ज्ञान था। यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, देखिए, यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह का भी क्वेश्चन बनेगा, तो ये राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है। हिंदी की खड़ी बोली को राहुल जी ने ही नाम दिया था। देखिए, खड़ी बोली को देखिए कौरवी का नाम दिया था इन्होंने। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा था, क्वेश्चन बन सकता है। तो खड़ी बोली को कौरवी बोलने वाले जो व्यक्ति थे वो राहुल सांकृत्यायन जी थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना। 1950 में दोस्तों इन्होंने नैनीताल में अपना घर बनाया था। नैनीताल में ही रहते थे, ध्यान रखेंगे, और दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु होती है।
बाकी देखिए, राहुल सांकृत्यायन की यात्राओं को, अनुभव को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की, इसलिए अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ओके, और घुमक्कड़ कवि ऐसे ही नाम नहीं है इनका, क्योंकि बहुत सी रचनाएं घुमक्कड़ शास्त्र पे हैं, घुमक्कड़ जीवन पे है, तो तभी इनको घुमक्कड़ शास्त्र की इन्होंने रचना की। राहुल जी ने स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रकाशित पत्रिका हुंकार में बतौर संपादक भी काम किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुंकार नामक पत्रिका थी, किसने इसको पब्लिश किया था? सहजानंद सरस्वती। और इसमें संपादन का काम किया इन्होंने, ठीक है। इनके नाम से राहुल सांकृत्यायन साहित्य संस्थान है पटना में, बिहार में। देखिए, इनको 1958 में साहित्य अकादमी मिला था, और साहित्य अकादमी किस रचना के लिए मिला ये भी नोट कर दो आप, मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, मध्य एशिया का इतिहास नामक पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। और 1963 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना। पद्म भूषण 1963 में मिला, और 1958 में साहित्य अकादमी इनको मिला था। ठीक है। इन पर एक जीवनी भी लिखी है, राहुल की जीवनी, जो कि साहित्यकार प्रभाकर माउचे ने लिखी है। ऐसे ही राहुल का संघर्ष भी एक पुस्तक है दोस्तों, जिसको श्रीनिवास शर्मा ने लिखा है। राहुल सांकृत्यायन को रामोदर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामोदर स्वामी का नाम से किसको जाना जाता है? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी को जाना जाता है। और राहुल सांकृत्यायन जी को दोस्तों, राहुल अभी मैंने बताया कि खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था, ऐसे ही राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी बोला था राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी रचनाएं वो आप देख लेना, इनमें से कुछ कुछ रचनाएं बनती है, बस ज्यादातर खासकर जो इनकी यात्रा वृत्तांत है उन पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इनसे पॉइंट जो बन गए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने बोला? राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली को नामकरण, जो खड़ी खड़ी बोली का नामकरण हुआ, कौरवी को बोला था किसने? राहुल सांकृत्यायन जी को। ठीक है, खड़ी बोली का जो कौरवी नाम दिया वो भी राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया। एंड इसके अलावा इनके जो उपनाम है, महापंडित, घुमक्कड़ कवि, ध्यान रखेंगे। ठीक है, घुमक्कड़ कवि और महापंडित। और बचपन का नाम केदारनाथ पांडे, सब याद रखना, अच्छे से इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट, अच्छे से इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि देखिए, इन निम्न में से कौन सा कवि यात्रा वृत्तांत के लिए अधिक प्रसिद्ध रहा? जैसे हम हरिशंकर परसाई जी को पढ़ते हैं, तो हिंदी में व्यंग विधा के फाउंडर वही माने जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार कौन है? तो क्वेश्चन आपका बनेगा, तो आंसर रहेगा इसका राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो राहुल सांकृत्यायन से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। बाकी अब आगे बढ़ेंगे, अगले जो साहित्यकार हैं वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जन्म हुआ था 1907, आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी, माता थी ज्योतिषमती देवी। कार्य क्षेत्र रहा, निबंधकार रहे, मेनली ये निबंधकार रहे दोस्तों, ज्यादातर आलोचना और निबंधों में इनका ज्यादा फोकस रहा। इसके साथ अध्यापक और संपादक का भी इन्होंने काम किया। अब प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे जो प्रमुख रचना है इनकी, जो एग्जाम में बार बार बनती हैं, जैसे कि आलोक पर्व हो गया, अशोक के फूल हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुटज हो गया, और हिंदी साहित्य की भूमिका हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इसकी, इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका तो पूछा भी गया पिछले एग्जामों में। तो ये कुछ प्रमुख इनकी रचना है, और सीरीज के फूल, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात करते हैं आलोचनात्मक साहित्य इन्होंने कौन कौन सा लिखा, तो आलोचनात्मक इन्होंने सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका देखी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कबीर पे इन्होंने आलोचनात्मक लिखा रचना। नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य का मर्म, साहित्य लालित्य तत्व, साहित्य सहचर, मेघदूत एक पुरानी कहानी, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मृत्युंजय रविंद्र और सहज साधना, ये इनके आलोचनात्मक कृतियां हैं। निबंध की बात करता है, तो निबंध में देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, विष के दंत, नाखून क्यों पड़ते हैं। तो ये निबंध रचनाएं, तो इनकी अच्छे से याद रखना आप, इतनी रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं की बात करें तो संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, महापुरुषों का स्मरण, ये इनकी अन्य रचनाएं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। उपन्यास में आ जाता है दोस्तों, बाणभट्टी की आत्मकथा, वेरी इंपॉर्टेंट, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनामदास का पोथा। ठीक है, और जो हमारी कुटज जो निबंध है ना, कुटज, कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर एक जंगली फूल होता है, उस पर इनकी पूरी एक निबंध रचना है। अब आ जाते हैं, देखिए सीरीज के फूल, कई बार पूछा गया है, सीरीज के फूल इनकी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है आपने, सीरीज के फूल। ठीक है, और हम क्या करें, साहित्य का एक नया कदम, ब्रह्मांड का विस्तार, केतु दर्शन, वह चला गया होगा, ठाकुर जी की वटूर, समालोचक की डांट,
ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट अन्य रचनाएं हैं। ऐसे एक रचना इसमें मिस हो गई है, वो रचना है एक कुत्ता और एक मैना। ठीक है, एक कुत्ता और एक मैना, ये भी नोट कर लेना, अब ये इंपॉर्टेंट रचना है, एक कुत्ता और एक मैना। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें पशु पक्षी के प्रति जो मानवीय प्रेम है उसको दर्शाया गया है रचना में। तो ये भी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं, खासकर हिंदी साहित्य की भूमिका, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और एक कुत्ता और एक मैना, बाण भट्टी की आत्मकथा, सीरीज के फूल, अनाम दास का पोथा, साहित्य का नया कदम। ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, जो आप अच्छे से याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो इनके बचपन का जो नाम था वो था वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि वैद्यनाथ द्विवेदी किसके बचपन का नाम था। और सिंपली द्विवेदी नहीं देगा एग्जामिनर, क्योंकि इतना तो सबको ही पता है द्विवेदी है तो द्विवेदी का ही होगा। वैद्यनाथ किसके बचपन का नाम था, सीधे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो आपका आंसर होगा हजारी प्रसाद। ठीक है, इनके पिता जो थे पहले से ही ज्योतिषाचार्य थे, बहुत फेमस। इन्होंने देखिए अपनी रचनाओं में परिमार्जित खड़ी बोली का उपयोग किया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी द्विवेदी जी की रचनाएं हैं उसमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है भाषा शैली में। तो वहां पर हमको खड़ी बोली, परिमार्जित खड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखिए द्विवेदी जी ने अधिकांश निवेदन जो निबंध हैं वो गवेषणात्मक शैली में लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अधिकांश निबंध कैसे हैं इसके, गवेषणात्मक शैली में। द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में उच्च कोटि का निबंधकार और आलोचक माना जाता है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, अब देखिए सबसे पहले मैं पद्य खंड की बात करता हूं। तो पद्य खंड में अगर आपका क्वेश्चन, आपका मैंने बोला था एक दिन, रस खान से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा मुस्लिम कवि रहा जो कृष्ण भक्ति में लीन था, तो रस खान हो जाएगा। और ऐसे आंचलिक साहित्यकार में हमारा आएंगे, अभी शैलेश मटियानी जी आएंगे, उनकी बात करेंगे। अभी मैंने बोला यात्रा वृत्तांत के लिए हम किसको याद रखेंगे हिंदी साहित्य में, तो राहुल सांकृत्यायन। ऐसे ही हिंदी साहित्य में एक उच्च निबंधकार और आलोचक का पोजीशन पे जो बैठते हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना आप लोग। चलिए अगला है, देखिए भारत सरकार द्वारा 1997 में इन पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष भी रही है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम यूके ट्रिपल एससी के एक एग्जाम में। 1973 में दोस्तों इनको आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। देखिए साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ या अन्य जो भी हिंदी के बड़े पुरस्कार हैं, ये वर्ष आपको याद रखने आवश्यक है। क्वेश्चन 3 तरीके से बनता है इसमें। ठीक है, पहला तो ये बन जाता है कि किस वर्ष फला साहित्यकार को ये अवार्ड मिला था। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपको अवार्ड दिया गया था साहित्य अकादमी, ये किस रचना के लिए बना था, मिला था। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि 1973 में आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आलोक पर्व इनकी है एक कैसी रचना, गद्य रचना, निबंध रचना, कहानी, उपन्यास, तो ऐसे। तो 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी ने बनाया भी था। तो 1973 में मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसके लिए, आलोक पर्व के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डी लिट की मानद उपाधि दी थी दोस्तों। सुर साहित्य, साहित्य संचार, कालिदास की लालित्य योजना इनके इतिहास पर रचनाएं हैं। 1957 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पद्म भूषण कब मिला, 1957 में। और 1979 में दोस्तों ये पंचतत्व में विलीन हो गए। ठीक है, तो इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जो कि एग्जाम में बनते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से। ज्यादा आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए अब बात बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगले जो हमारे साहित्यकार आएंगे, ये तो बहुत बड़ा नाम है दोस्तों और बहुत ज्यादा इनकी रचनाएं भी हैं, तो इसको आप ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो नाम है भैया धनपत श्रीवास्तव। ठीक है, तो धनपत श्रीवास्तव की मैं बात करूं, इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880, लमही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और धनपत जो हमारे धनपत राय श्रीवास्तव जी हैं, इनको हम जानते हैं साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट, दोनों पॉइंटों से जाना जाता है। दोनों पॉइंट याद रखना है आपने, कहानी सम्राट भी इनको ही कहा जाता है और उपन्यास सम्राट भी इनको ही कहा जाता है। ओके, और इनके पिता का नाम था मुंशी अजायब राय, माता आनंदी देवी। कार्य क्षेत्र इनका रहा भाई स्पेशली ये रहे उपन्यासकार। और उपन्यासकार भी ऐसे दोस्तों जिसमें आपको देखने को मिलेगा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ठीक है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मतलब ये होता है जो दौर चल रहा था उस दौर के हिसाब से, जो भी उस समय की पीड़ाएं थी, जो भी उस समय के मानव कष्ट थे,
जो भी समस्याएं थी, जो सामाजिक चिंतन था या समस्याएं थी, उन पे आधारित इनकी रचनाएं हैं। इसी टाइप की जो रचनाएं होती हैं उसको कहा जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले बात करते हैं इनके उपन्यास की। तो इनके उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मभूमि, गोदान, सबसे इंपॉर्टेंट, मंगलसूत्र लिख रहे थे उसी बीच में मृत्यु हो गई। तो ये इनके प्रमुख उपन्यास है और ज्यादातर क्वेश्चन इनके उपन्यास और कहानियों से ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है बाल साहित्य में रामकथा और कुत्ते की कहानी इनके बाल साहित्य हैं। और ऐसे बात करते हैं कहानी संग्रह, तो कहानी संग्रह है ये भी। कहानियां तो इन्होंने इतनी लिखी है कि वो कोई याद ही नहीं कर सकता है। 8-10 कहानियों के संग्रह को कहानी संग्रह कम से कम एक कहानी संग्रह में 8 से 10 कहानियां या 20 कहानियां भी हो सकती हैं। तो ये पूरे कहानी संग्रह हैं। सप्तऋषि, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वारसी, सम यात्रा, मानसरोवर, ये सभी इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है, मानसरोवर जो है इनका लेटेस्ट कहानी संग्रह है, मतलब लास्ट का। अगर बात करें प्रमुख कहानियां, इन्हीं जो कहानी संग्रह है इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं ये कहानियां होंगी जो कि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और प्रमुख कहानियों में मैं बात करूं, पूस की रात, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी था। पूस की रात हल्कू होता है ना उसमें, तो पूस की रात बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कहानी है। इसके अलावा देखिए अमृत, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कप्तान साहब, दो बैलों की कथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कफन, ठाकुर का कुआं। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत है, जैसे बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, बैंक का दिवाला, शराब की दुकान, और भी बहुत सी कहानियां दोस्तों। लेकिन इतनी ही कहानियां हैं जो आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये प्रमुख कहानियां हैं इनकी। जैसे प्रमुख उपन्यास हमने देखे, ऐसे प्रमुख कहानियों से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके नाटकों की। तो नाटक भी लिखे इन्होंने, संग्राम, कबीला, प्रेम की वेदी। कुछ इन्होंने ग्रंथों के अनुवाद रचनाएं भी की, जैसे कि टॉलस्टॉय की कहानियां उनको लिखा है इन्होंने। लियो टॉलस्टॉय ना, हम पढ़ते हैं जब वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहां पे नाम आता है टॉलस्टॉय का। तो गांधी जी भी तो पढ़ते थे, टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे गांधी जी। तो गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय, ये इनके अन्य रचनाएं हैं। निबंध भी लिखे कुछ इन्होंने, जैसे कि साहित्य का उद्देश्य, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार। तो ये भाई प्रेमचंद जी के निबंध रचनाएं हैं। ठीक है, अब मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी से एग्जाम में, वो भैया आपका उपन्यास और कहानी संग्रह से ही बनते हैं। आप उपन्यास और कहानी संग्रह पे ही ज्यादा इनका फोकस करें। ज्यादा इनको अन्य रचनाओं को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतनी रचनाएं याद करना असंभव है। अब आ जाते हैं मुंशी प्रेमचंद से जुड़े कुछ एडिशनल फैक्टों पे। तो पहला है, देखिए इसमें प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, धनपत राय भी मिलेगा आपको, धनपत राय श्रीवास्तव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखिए जो इनको धनपत राय को जो भाई प्रेमचंद नाम दिया था ना, किसने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें के एक लेखक थे दया नारायण, दया नारायण निगम जो थे, इन्होंने धनपत राय श्रीवास्तव को प्रेमचंद की उपाधि दी। यानी कि इन्होंने प्रेमचंद नाम दिया तो उसके बाद ही प्रेमचंद नाम से ही लिखने लगे। वैसे स्टार्टिंग में ये नवाब राय के नाम से भी लिखते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी का कौन सा साहित्यकार प्रारंभ में नवाब राय के नाम से रचनाएं करता था। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी थे। उसके बाद इन्होंने धनपत राय के नाम से लिखते थे, बट दया नारायण निगम ने जब इनको प्रेमचंद नाम दिया तो उसके बाद ये प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। ठीक है, और इनके पुत्र हैं दोस्तों, इनके पुत्र हैं अमृत राय। प्रेमचंद्र के पुत्र थे अमृत राय, और अमृत राय ने दोस्तों इनको नाम दिया है कलम का सिपाही। ठीक है, कलम का सिपाही, अपने पिताजी को इन्होंने बोला कलम का सिपाही अमृत राय ने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा देखिए कुछ और भी उपनाम है, जैसे कि कहानी सम्राट मैं बता चुका हूँ, उपन्यास सम्राट हमारे प्रेमचंद्र जी के उपनाम है। इसके अलावा भी दोस्तों इनको कलम का मजदूर भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही तो मैंने बता दिया, कलम का मजदूर किसे कहा जाता है अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये भी हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसके अलावा भारत का मैक्सिम गोर्की भी इनको कहा जाता है। गोर्की हुआ ना एक बहुत बड़ा नाम, पढ़ते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो गोर्की के साथ इनकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो भारत का मैक्सिम गोर्की भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। हिंदी और उर्दू के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट इनको कहा जाता है। इनकी रचनाओं के विषय सामाजिक और कृषक जीवन से जुड़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बता चुका हूं मैं, इन्होंने देखिए हिंदी जगत में या उपन्यास लेखन में इन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की परंपरा को शुरू किया था। आप देख रहे होंगे, ये पॉइंट देख लो, प्रेमचंद ने हिंदी कहानी में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की परंपरा शुरू की। यानी कि इनकी जो कहानियां थी फिक्शन से हटके और अन्य कल्पनाओं से हटके, कहानी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे थी, ग्राउंड जीरो जिसको बोलते हैं ना,
यानी कि जो समाज में घटित हो रहा है, जैसे कि उसमें जमींदारी जो जमींदार साहूकारी जो चल रही थी, उसके अलावा समाज में जो जात पात छुआछूत चल रही थी, उसके अलावा जो विधवा समस्याएं थी और अन्य जो जितनी भी समस्याएं थी इनके दौर की, उन समस्याओं को रचनाओं के माध्यम से इन्होंने जनता के सामने पेश किया। और इसी प्रकार की रचनाओं को जो कि जनता के दर्द पे होती है, उस समय के जो भी उस समय का एक सिनेरियो चल रहा होता है, उस सिनेरियो पे आधारित जो रचनाएं होती हैं, उनको ही उसी परंपरा को कहा जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ठीक है। प्रेमचंद जी ने उर्दू की पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से लिखा था। जमाना पत्रिका में नवाब राय नाम से अपनी रचनाओं को लिखते थे। इन्होंने हंस, जागरण, मर्यादा और माधुरी नामक पत्रिकाओं में संपादन का काम भी किया। ठीक है। हंस, जागरण, मर्यादा और माधुरी, इन पत्रिकाओं में उनकी रचना गोदान को कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट है गोदान, इनकी रचना। और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में भी बना था कि कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो ये गोदान को कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। और कलम का सिपाही मैं बता चुका हूँ, इनके पुत्र ने इनको कलम का सिपाही नाम से इनकी जीवनी लिखी थी। प्रेमचंद जी की दो रचनाएं थी, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। इन पे देखिए बॉलीवुड के बोल सकते हैं बहुत बड़ा नाम है सत्यजीत रे। ठीक है, पथेर पांचाली वगैरह इन्होंने मूवी बनाई, तो इन्होंने इस पे भी मूवी बनाई थी, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति पर। इनके उपन्यास निर्मला पर टीवी धारावाहिक बना था। ठीक है, तो डेली सोप बना भाई निर्मला पे। और इनके नाम पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में प्रेमचंद साहित्य संस्थान की भी स्थापना की गई। 1980 में इन पे डाक टिकट जारी हुआ दोस्तों प्रेमचंद पे। और इसके साथ साथ इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों को मैं बताऊं तो, अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? देखिए, अंतिम कहानी भी पूछ लेता है कई बार। अंतिम रचना तो मैं बता चुका हूं, अंतिम जो उपन्यास था कफन। कफन जो है इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। ठीक है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन मानी जाती है। और वहीं हम बात करें दोस्तों, प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा था, तो अंतिम उपन्यास जो पूरा नहीं हो पाया, तो इसका नाम था मंगलसूत्र। ठीक है, मंगलसूत्र नामक जो उपन्यास था इनका, वो कंप्लीट नहीं हो पाते। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए। और इनका पहला जो कहानी संग्रह था, प्रेमचंद जी का पहला जो कहानी संग्रह था, वो सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन नाम से। ठीक है, पहला कहानी संग्रह इनका सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ था। वेरी इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं दोस्तों, कुछ रह गया मैं देख रहा हूँ वही। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो दोस्तों, एक तथ्य और है जो इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनकी जो लास्ट जो कहानी संग्रह था ना, मानसरोवर, ये कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? मानसरोवर, तो मानसरोवर कहानी संग्रह इनका 8 खंडों में पब्लिश हुआ। ठीक है, ये भी याद रखना, 8 खंडों में संकलित है, ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद्र जी का जो पहला उपन्यास है वो कौन सा माना जाता है, तो प्रेमचंद्र जी का पहला उपन्यास प्रेमा माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, पहला उपन्यास इनका प्रेमा है। चलिए, तो ये हो गए भाई मुंशी प्रेमचंद से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, वो हमने देख लिए। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन इनसे बनते हैं दोस्तों, ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। खासकर इनके जो क्वेश्चन निकल के आते हैं, क्योंकि इनके अंदर एडिशनल फैक्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हिंदी में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद किसने शुरू किया, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, और नवाब राय के नाम से कौन लिखता था। ठीक है, इसके अलावा देखिए कृषक संस्कृति का महाकाव्य, और ऐसे ही बहुत से और हैं इनके, जैसे कि नमक का दरोगा, इनकी जो कहानी मैं आपको बताता अभी कहाँ गई, नमक का दरोगा। तो नमक का दरोगा के पात्र पूछ लेता कई बार वो, तो उसमें पात्र जो थे दरोगा बंसीधर थे और पंडित अलोपुद्दीन होते हैं उसमें, ये याद रखना है आपको। ऐसे ईदगाह नामक कहानी का पात्र कौन था, तो ये हामिद होता है इसमें, ईदगाह में हामिद। ठीक है, कहानी में चिमटा लाता है ना अपनी माँ के लिए, तो बाजार जाता है, मेले में पैसे कम होते हैं, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा ये। और दूरदर्शन पे इस पे कहानियां भी बनी थी। और बहुत से मतलब इनकी रचनाएं जिन पे टेलीविजन में दोस्तों कहानियां भी बनी। प्रेमचंद पे दूरदर्शन पे दोस्तों एक प्रोग्राम आता था जिसमें इनकी कहानियों को दिखाया जाता था। ठीक है, तो प्रेमचंद एक महत्वपूर्ण नाम है साहित्य जगत का दोस्तों, और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अगर कोई इसमें रह गया हो पॉइंट दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं पिन कर दूंगा उसको। ठीक है, तो यहीं पे मैं सेशन को समाप्त करता हूँ दोस्तों। बाकी प्रैक्टिस सेट ये चल रहे हैं, और ऐसे ही ये जो हमारे रिवीजन क्लासेज हैं आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बाकी आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना ध्यान रखें दोस्तों, अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, जय देवभूमि।